गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इज़ अकाया और आज हम अपना कवर करने वाले हैं इकोलॉजी यानी यूनिट 10 का चैप्टर 14 जिसका नाम है इकोसिस्टम, जहां पे आज हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे। हमने पॉपुलेशन की बात, ऑर्गेनिजम्स की बात इससे पहले वाले चैप्टर में की थी। अब बेसिकली स्पेसिफिकली हम यहाँ इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो जो लोग भी मेरे पहले के और वीडियो इकोलॉजी के नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ से वीडियोस देख लेना, उसके बाद इस चैप्टर में आ जाना। देखो, जिसको भी लेक्चर वगैरह पसंद आता है तो प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा लाइक बटन है, वहाँ पर आप क्लिक कर देना एंड हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो लोग भी मुझसे पहले पढ़े हो उन्हें पता होगा कि मैं हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में पोमोडोरो लगाती हूँ। ठीक है, पोमोडोरो लगाती हूँ, जिसके थ्रू बेसिकली देखो मैं किससे इंस्पायर हूँ पोमोडोरो के लिए। तो मैं सीप पहूजा मैम से इंस्पायर हूँ, क्योंकि उनका देख के ही मुझे लगता है काफ़ी। देखो, पोमोडोरो लगाते हो ना तो हमारा माइंड समझ जाता है कि हमें 1 आवर या 1.5 घंटे में हमें क्या करना है, चैप्टर को फिनिश करना है। तो हमारे दिमाग को वो चीज़ पता होती है, तो उस हिसाब से वो क्या करता है, मेहनत करना है। तो पोमोडोरो मेथड हम 1.5 घंटे का यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के आओ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। देखो, जो पहले भी पढ़ा उसको ये भी पता होगा कि जैसे जैसे हम टॉपिक कंप्लीट करते जाते हैं हम यहाँ पे टिक लगाते जाते हैं, और जैसे ही हमारा लास्ट वाला टिक लग जाता है हम इतनी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमें पता नहीं सकते। तो आज जो हमारा होने वाला है, हम इकोसिस्टम स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोडक्टिविटी देखेंगे, फिर डिकम्पोजिशन देखेंगे, एनर्जी का फ्लो देखेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है। ठीक है, इकोनॉमिकल सर्विसेज हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, चलो और स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम क्या होता है बेसिकली, मतलब जहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं विथ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट सराउंडिंग के साथ, उनको ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, फंक्शनल यूनिट होती है नेचर की। तो ये तुमसे एक पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेचर का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो तुम बताओगे इकोसिस्टम। जहाँ पे क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं अमंग देमसेल्फ, मतलब खुद से इंटरेक्ट करते हैं, यानी लिविंग के साथ, एंड लिविंग अबायोटिक फैक्टर जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम बेसिकली साइज में भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एक स्मॉल पॉन्ड से लेकर के लार्ज फॉरेस्ट या सी में अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे इकोलॉजिस्ट जो रहते हैं एंटायर बायोस्फीयर को एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम लेके चलते हैं, मतलब पूरा ग्लोबली एक इकोसिस्टम, एंड साथ में लोकल इकोसिस्टम हमारा अर्थ पे होता है। ये जो सिस्टम होता है काफ़ी बड़ा एंड कॉम्प्लेक्स है एक बार में पढ़ना, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला टेरेस्ट्रियल एंड दूसरा एक्वेटिक। मतलब जो भी इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल पे यानी ज़मीन पे बनता है उनको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं, एंड जो भी इकोसिस्टम हमारा पानी के अंदर बनता है उनको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। एक हमारा आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम भी होता है, जो बेसिकली ह्यूमंस जो रहते हैं वो इकोसिस्टम तैयार करते हैं, उनको हम मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। टेरेस्ट्रियल में बेसिकली क्या क्या आते हैं, तुम्हें एग्जांपल रटना पड़ेगा। तो रटना क्या पड़ेगा, नॉर्मल सा है कि इकोसिस्टम कैसा होगा, जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं। तो फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गए, डिजर्ट हो गए, ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं। पॉन्ड, लेक, वीटलैंड, रिवर, स्ट्रेटी, ये सब किसके एग्जांपल है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के। वहीं जो हम ह्यूमंस क्या करते हैं, क्रॉप फील्ड्स वगैरह उगाते हैं, एक्वेरियम जहाँ हम मछली पालते हैं, तो ये सब बेसिकली एग्जाम्पल्स हो गए मैडमेन इकोसिस्टम की। तो तुम्हारा यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ ए इकोसिस्टम। अगर हम पहली बार किसी इकोसिस्टम में देखते हैं तो हमें दिखता है कोई चीज़ ऑर्डर में बनाई गई है। जैसे सबसे पहला इनपुट, कोई चीज़ का इनपुट हुआ यानी प्रोडक्टिविटी आई। अब वहाँ से क्या हुआ, एनर्जी मान लो ए है, ठीक है, ए से एनर्जी बी में गई, बी से एनर्जी सी में गई। तो ये एक तरीके का फूड चेन या फूड वेब या न्यूट्रिशनल साइकिल बन जाता है। यानी कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्टिविटी, मतलब सनलाइट मान लो, सनलाइट से हमें क्या मिला, एनर्जी मिला, प्रोडक्टिविटी मिला। वहाँ से अब क्या करते हैं, बेसिकली इस इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उनको हम क्या देते हैं, फूड चेन, फूड वेव या न्यूट्रिशन साइकिल बन चुका है। एंड आउटपुट के लेफ्ट में मतलब यही होता है कि यहाँ से मान लो हम जब एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ एनर्जी बाहर की तरफ क्या होता है, चला जाता है। तो इसको ही हम क्या कह सकते हैं, जो एनर्जी लॉस होती है, डिग्रेडेशन होता है, इसी को हम उसका आउटपुट कह देते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, साइकिल, चेन या वेब में के फॉर्म में देखो मिलता है, और बनाने के बाद क्या होता है, एनर्जी का फ्लो मिलता है हमें देखने को। ठीक है,
अब क्या बोल रहे हैं, हम अब स्पेसिफिकली इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड फंक्शन कैसे होते हैं। यू विल लुक एट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट। आपको पता है कि बेसिकली इन्वायरमेंट में एक तो अबायोटिक फैक्टर होते हैं, दूसरा बायोटिक, मतलब एक तो लिविंग हो गया, दूसरा नॉन लिविंग फैक्टर्स हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें इंडिविजुअली बायोटिक एंड अबायोटिक की बात करते हैं तो एक दूसरे से दोनों इफेक्ट होते हैं एंड उनके सराउंडिंग से भी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यू स्टडीड हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर अफेक्टेड ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग, मतलब एक दूसरे से कैसे वो इफेक्ट होते हैं और साथ ही साथ सराउंडिंग में कैसे इफेक्ट होते हैं। लेट अस लुक एट दीज कंपोनेंट इन अ मोर इंटीग्रेटेड मैनर एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेकन प्लेस विद इन दीज कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। थोड़ा आप इस पर ध्यान दो, लुक करो, देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स को जो कैसे किस इंटीग्रेटेड मैनर में वर्क करते हैं और किस तरीके से एनर्जी का यहाँ पे फ्लो होता है हमारे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स में, ठीक है। ठीक है, लेट अस वही कंपोनेंट को हम देखेंगे। अब जब बायोटिक एंड अबायोटिक के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है उसके रिजल्ट में क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टराइज फॉर ईच टाइप ऑन इकोसिस्टम, आइडेंटिफिकेशन एंड इन, देखो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट लाइन, आइडेंटिफिकेशन एंड enumeration of plant and animal species of an ecosystem gives its species composition। मतलब आप ये देखते हो, एक सेकेंड, जब आप ये देखते हो कि किस तरीके से एक बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर जो होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं, एंड पहली चीज़ आप देखते हो कि हम बेसिकली क्या करते हैं, तो सिंपली देखो इसका मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। मतलब जब एक बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं उसके रिजल्ट में हमें देखने को मिलता है कि हर टाइप का इकोसिस्टम का अलग अलग अपना फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हर टाइप के अलग अलग, मतलब ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम के कैरेक्टरिज्म जो रहते हैं अलग अलग होते हैं, उनका फिजिकल एक्टर अलग अलग होता है। अब बात करें थर्ड लाइन की, तो हम यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज स्पीसीज कॉम्पोजिशन। स्पीसीज कॉम्पोजिशन का एक डेफिनेशन हो जाता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी भी प्लांट एंड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना, इन्यूमरेशन मतलब इनके नंबर को काउंट करना, of a plant and animal species of an ecosystem give its species composition। मतलब कि कोई एक इकोसिस्टम में कोई भी प्लांट एंड एनिमल्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका नंबर देखते हैं, उसके बेसिस पे हम उसको क्या बोलते हैं, उस स्पीसीज़ का स्पीसीज़ कॉम्पोजिशन उसके आइडेंटिफिकेशन एंड नंबर के बेसिस पे होता है। अब थर्ड लाइन क्या बोलिए, वर्टिकल, क्या बोल रहा है, vertical distribution of a different species occupying a different level is called a stratification। अब यहाँ पे हमें stratification बता रहा है, तो बोल रहा है जब हम क्या करते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज़ का ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल पे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हर एक अलग अलग स्पीसीज़ की, अलग अलग स्पीसीज़ की वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अलग अलग लेवल पे, उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। एग्जांपल में ले लो, सबसे ऊंचा टॉप पे क्या होता है, ट्रीज़ को रखते हैं, ट्रीज़ को रखते हैं, तो हम बोल रहे हैं ये सबसे टॉप है, टॉप पे ट्रीज़, फिर श्रब्स, फिर हर्ब्स, फिर लास्ट में आते हैं ग्रासेस। तो इस तरीके से हम वर्टिकली कर रहे हैं। तो बॉटम में हमें ऐसा देखने को मिलता है, एक सेकेंड, बॉटम में हमें देखने को मिलता है हम यहाँ पे ग्रास की बात कर रहे हैं, फिर देखने को मिलता है हम यहाँ पे हर्ब्स की बात कर रहे हैं, फिर श्रब्स की बात कर रहे हैं, फिर ट्रीज़ की बात कर रहे हैं।
तो दिख गया तुम्हें, सबसे वर्टिकल टॉप मोस्ट पे आपको देखता है ट्री जो रहते हैं, टॉप वर्टिकल स्ट्रैटा में देखने को मिलते हैं, लेयर ऑफ एन फॉरेस्ट, फिर श्रब्स देखने को मिलते हैं, फिर थर्ड में हर्ब्स, फिर आते हैं ग्रासेस जो सबसे बॉटम लेयर में प्रेजेंट होता है। तो तुम्हें टॉप मोस्ट याद करना है एंड बॉटम में क्या प्रेजेंट होता है ये याद करना है। तो कुछ कॉम्पोनेंट दिए गए हमारे इकोसिस्टम के जो फंक्शनल यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखा है, द कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्यू कंसाइडर। बेसिकली अगर इकोसिस्टम में बात करें तो ये सारे एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। जैसे पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी का फ्लो एंड चौथा न्यूट्रिशन साइकिल। अब हम इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे एंड अपना चैप्टर को समाप्तिकरण के तरफ ले करके चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है प्रोडक्टिविटी, सेकंड क्या है डिकम्पोजिशन, थर्ड क्या है एनर्जी का फ्लो एंड फोर्थ क्या है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, प्रोडक्टिविटी तुमको पता है कि किसी भी प्लांट से कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, किस भी तरीके से क्या होता है, कितना प्रोडक्टिविटी हो रही है। डिकम्पोजिशन मतलब कोई मर वर गया कोई तो कैसे वो डिकम्पोजिट हो रहा है। अब एनर्जी का फ्लो कैसा हो रहा है वो पढ़ना है, फिर कैसे किस तरीके से एक न्यूट्रिशन साइकिल चल रही है वो देखना है। टू अंडरस्टैंड द इथॉस ऑफ एन एक्वेटिक, इथॉस मतलब हो जाता है, इथॉस मतलब हमारा हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि हम एक्वेटिक इकोसिस्टम के अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक को जानना है तो हमें एक स्मॉल पॉन्ड एज एग्जांपल लेके चलना पड़ेगा। हमने क्या किया, एक स्मॉल पॉन्ड ले लिया, ठीक है, फेयरली सेल्फ सस्टेन है, मतलब कि बेसिकली इकोसिस्टम जो रहता है सेल्फ सस्टेन होता है। यहाँ पे हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक इकोसिस्टम में खाना पानी दाना एक दूसरे पे डिपेंड होना सब चलता है, तो ये सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है। सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं क्योंकि सिंपल एग्जांपल में भी क्या होता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे बायोटिक्स के साथ साथ अबायोटिक इकोसिस्टम भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड के अंदर आप सैलो वाटर, एकदम नीचे सैलो वाटर बॉडी में आप जाते हो तो 4 बेसिक कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, इन विच ऑल अबव मेंशन, मतलब एक इकोसिस्टम, पॉन्ड के इकोसिस्टम में भी आपको ये 4 बेसिक कंपोनेंट, जो पहला प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, एनर्जी का फ्लो है, न्यूट्रिशन साइकिलिंग है, ये सब आपको इसी इकोसिस्टम में वेल एग्जिबिटेड आपको दिखाई देता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं एक अबायोटिक कंपोनेंट है पानी, ठीक है, अब पानी एक अबायोटिक कंपोनेंट है, इसमें काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं। पानी में तो होता है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल फिल्ट्रेट पानी है, कोई ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ही नहीं है, होता है। तो हमने सबसे पहले पॉन्ड देखा, पॉन्ड में हमें अबायोटिक कंपोनेंट्स दिखे एंड इसी वाटर में बेसिकली बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स सब्सटेंस डिजॉल्व हैं एंड साथ ही साथ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी डिजॉल्व हैं। ये जो सॉइल होती है जो सबसे अंदर तुम्हें दिखेगी ब्राउन कलर, जो तुम्हें ये सॉइल नहीं बॉइल, मुझे लगता है इससे बनाना चाहिए, ये जो आपको सॉइल अंदर दिख रही है, ठीक है, दिख रही है सॉइल, ये जो सॉइल आपको दिख रही है जो बॉटम में डिपॉजिट है पॉन्ड का, ये भी एक अबायोटिक फैक्टर ही है। फिर सोलर इनपुट दिखाई देता है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ इंटायर पॉन्ड्स, ये भी कुछ अबायोटिक फैक्टर हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास सनलाइट आता है, ये हमारे पास सूरज भगवान है, अब सूरज गॉड से क्या हो रहा है, हमारे पास सनलाइट आ रही है, तो ये पहला अबायोटिक फैक्टर है। हमें बेसिकली पॉन्ड में क्या होता है, टेम्परेचर भी तो रहेगा, अलग टाइप का टेम्परेचर, ठीक है, तो अलग टाइप का टेम्परेचर भी तुमको देखने को मिलेगा। डे लेंथ, पूरे दिन में कितनी लेंथ है, मतलब डे की एक लेंथ कितनी है, ठीक है, अलग क्लाइमेटिक कंडीशन भी क्या करते हैं, रेट ऑफ फंक्शन पूरे पॉन्ड का डिसाइड करते हैं, रेगुलेट करते हैं। फिर आते हैं हमारे बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में सबसे पहला हमारा ऑटोट्रॉपिक कॉम्पोनेंट होता है जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली क्या करता है, पानी के ऊपर ऐसा तैरता रहता है, मान लो ये है, ये हमारे पास क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन है एंड कुछ एल्गी भी प्रेजेंट है, और सम एल्गी भी प्रेजेंट है। सम एल्गी जो रहते हैं फ्लोट करते रहते हैं। सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट फाउंड एट द एज, तुमको अंदर पे तुमको बहुत सारे प्लांट भी, तुम्हें अंदर के साइड पे बहुत सारे प्लांट भी ऐसे दिखाई देते हैं, देख रहे हो,
ठीक है, सबमर्ज्ड होते हैं, ठीक है। कंज्यूम एंड एज पे दिखाई देते हैं। कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंट बाय द जू प्लैंक्टन फ्री स्विमिंग एंड बॉटम डवेलिंग फॉर्म में, मतलब बेसिकली पानी के अंदर सबमर्ज्ड होकर के क्या होते हैं, वाटर के साथ तुमको ये देखने को मिलेगा, जू प्लैंक्टन। क्या है? जू प्लैंक्टन, तुमको जू प्लैंक्टन देखने को मिलते हैं ड्वेलिंग फॉर्म में। डिकम्पोजर्स जो रहते हैं फंजई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेटेड, स्पेशली अबंडेंट इन बॉटम ऑफ द पॉन्ड। तुमको पॉन्ड के बॉटम में और भी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजई, ऐसे पानी के अंदर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बैक्टीरिया और फंजई, ठीक है। एज अ डिकम्पोजर की तरह कोई भी एनिमल्स या कुछ भी कोई मर गल के नीचे आ जाता है तो ये लोग उनको खा के ख़त्म कर देते हैं। तो तुम्हें एक सिस्टम में देख रहे हो क्या क्या दिख रहा है? पहले तो तुम्हें सॉइल दिखा, अबायोटिक फैक्टर, वाटर दिखा, अबायोटिक फैक्टर, सनलाइट आया, अबायोटिक फैक्टर, फिर तुम्हें अबायोटिक फैक्टर में तुम्हें एक तो पहला प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स दिखे जो ऊपर की तरफ घूमते रह रहे हैं, एल्गी दिखी तुम्हें, फिर इन फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी को खाने वाले जू प्लैंक्टन एज अ कंज्यूमर्स तुम्हें दिखाई दिए। फिर नीचे अगर जू प्लैंक्टन्स भी मर जाते हैं, मुँह नीचे चले जाते हैं, तो उनको खाने के लिए बैक्टीरिया एंड फंजाई दिखे, एंड प्लांट्स भी तुमको कुछ दिखाई देते हैं जो अंडर एज पे सबमर्ज रहते हैं। तो इस पूरे देख लो, इस पूरे सिस्टम जो रहते हैं, ऑल फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर एज अ होल, इसमें बेसिकली देखो स्टार्ट कहाँ से होता है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक जो रहता है ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होता है रेडियल एनर्जी ऑफ द सनलाइट बाय ऑटोट्रॉपिक। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले एनर्जी आई, अब समझाने की बारी आई है। सबसे पहले सनलाइट की एनर्जी आई, नीचे जो तुमको दिखाई दे रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। फिर क्या होता है, बेसिकली ऑटोट्रॉप्स जो रहते हैं, तुमको ये दिखाई दे रहा है फाइटोप्लैंक्टन जो अपना खुद खाना तैयार करते हैं, ये ऊपर तैर रहे थे। अब जू प्लैंक्टन क्या करते हैं, इनको खा जाते हैं, ये कंज्यूमर्स होते हैं, तो जू प्लैंक्टन क्या करते हैं, इन्हीं के प्रेजेंट में फाइटोप्लैंक्टन को खा जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जू प्लैंक्टन बेसिकली खाने के बाद जू प्लैंक्टन में कभी ना कभी मर जाते हैं, तो वो सब नीचे आ जाते हैं। क्या होता है, जू प्लैंक्टन नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद क्या करते हैं, ये डिकम्पोजर्स जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई, वो उनको कंजम्प्स कर लेते हैं। क्या लिखा है, डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज द बैक रीयूज बाय द ऑटोट्रॉप्स। तो अब वापस से क्या मिला, उनको एनर्जी मिली, और वापस से क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं ना, अपना खुद खाना तैयार करते हैं वाटर एनर्जी की मदद से। ये जो इवेंट दिख रहा है तुमको ऐसे ही रिपीटेड मैनर में चलता दिखाई देता है अगेन एंड अगेन। और ये भी देख लो, जब एनर्जी का फ्लो होता है तो वो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, यानी हायर ट्रॉपिक लेवल से करके लोअर ट्रॉपिक लेवल की तरफ मूव करता है। उसमें लॉ ऑफ एनर्जी भी आपको कुछ अमाउंट में देखने को मिलती है, ठीक है। तो तुमको इतने में चीज़ों में तुमको ये सब चीज़ें तो नहीं पता होंगी, फिर से चलो बता देते हैं, मतलब लिखवा देते हैं। ऑटोट्रॉप्स, इस पूरे इकोसिस्टम में तुम्हें ऑटोट्रॉप्स पता चला कौन है, फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी, ये तुम्हें क्या दिखाई दिए, ऑटोट्रॉप्स दिखाई दिए। कंज्यूमर्स जो किसी चीज़ को खाते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले कौन थे, जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन कंज्यूमर्स दिखाई दिए। फिर डीकम्पोजर्स तुमको दिखाई दिए थे, जो जू प्लैंक्टन्स को खाते थे, डीकम्पोजर्स। तो इसमें तुम्हें क्या दिखाई दिए, बैक्टीरिया दिखाई दिए और फंजई भी दिखाई दिए, कुछ फ्लैजिलेट्स भी दिखाई दिए, ठीक है। तो ये तुम्हें देखने को मिला हमारे इस इकोसिस्टम में। अब आ जाओ देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो हमारे पास दिखा था, जो मेन बेसिकली क्या थे हमारे कंपोनेंट्स थे इसके, और वो देख लेते हैं। एकदम हमने पिंकू पिंकू बना दिया, इतना सारा हाईलाइट कर दिया गाइस, क्योंकि जितना ये इम्पोर्टेंट है ना गाइस, मैं आपको वर्ड में डिफ़ाइन ही नहीं कर सकती, क्योंकि इस चैप्टर में जो है हमारा यही है। ये जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिशनल साइकिल, ये महा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, देख रहे हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी में बेसिकली होता क्या है वो देखते हैं। प्रोडक्टिविटी में क्या होता है,
सबसे पहले प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली दो तरीके के प्रोडक्शन होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन होते हैं एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। मतलब सबसे पहला प्राइमरी प्रोडक्शन जो रहता है बेसिकली सनलाइट को बोला जाता है, जहाँ से पूरे दुनिया को एनर्जी मिलती है। वो पहला जो रहता है एनर्जी जहाँ मिलना स्टार्ट होती है उसी को हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का नाम दे देते हैं। तो कांस्टेंट इनपुट सबसे पहले सोलर एनर्जी का होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट होता है पूरे हर एक इकोसिस्टम के लिए ताकि वो फंक्शन कर पाए। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं एज अ अमाउंट ऑफ, ठीक है, इसको डिफाइन करना है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, अमाउंट ऑफ अ बायोमास ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड बाय अ प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से एनर्जी आई, इस सनलाइट के एनर्जी को हमारे प्लांट ने यूज़ किया, ये जो यूज़ किया प्लांट ने इसी को हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल दी। अब प्लांट अपना खाना तैयार किए एंड इनके खाने को क्या किया, हमारे कंज्यूमर्स ने लिया एंड जो भी इन कंज्यूमर्स को खाया इन्हीं को हमने सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कह दी। ये चीज़ तुमको समझ में आई? तो क्या बोला मैंने, सन ने क्या किया, बेसिकली एनर्जी दिया। तो सैन क्या होता है, मैंने सैन लिख दिया, SUN। तो सुंदर सा सन बनाने का ट्राई करते हैं। ओह शिट, मैंने तो सभी इरेज कर दिया। ये हमारे पास सन, भगवान जी बीच में सन लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो बायोमास जो आता है उस किस टर्म में आता है, उसका टर्म याद करना पड़ेगा तुमको, इम्पॉर्टेंट है। वेट अगर आ रहा है तो ग्राम मीटर का स्क्वायर इनवर्स, एंड एनर्जी के बेसिस पे आ रहा है तो किलो कैलोरी मीटर इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, मतलब जितना बायोमास प्रोडक्ट कर रहा है उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी के इन टर्म्स देखें तो वही चीज़ है कि अगर हम ग्राम में कर रहे हैं तो ग्राम इनवर्स पर ईयर की बात करें, किलो कैलोरी मीटर इनवर्स पर ईयर की बात करें। प्रोडक्टिविटी जो रहती है अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग होती है। इसको डिवाइड किया जाता है दो फॉर्म में। सबसे पहला ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब टोटल जितना आता है सनलाइट से जितना आता है उसको तो हमने कह दिया कितना, देखो जितना आया इसको हमने जीपीपी कह दिया। लेकिन जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी यानी कि क्या होता है, कुछ अमाउंट में प्लांट भी अपने रेस्पिरेशन के लिए निकाल के रखते हैं, तो जीपीपी का माइनस जो खाना ये अपने सांस लेने के लिए निकाल लेते हैं उनको माइनस कर दे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन भी पूछ सकता है तुमको कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जीपीपी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, मतलब खाना तैयार करने का टाइम जितना आता है उसको जीपीपी कहते हैं। लेकिन जीपीपी जो बेसिकली प्लांट रहते हैं उसको रेस्पिरेशन में कुछ अमाउंट का यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उनको बेसिकली क्या कहते हैं, उसके बाद जितना बचता है उसको हम एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का नाम दे देते हैं। तो क्या बोला मैंने, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। अब देखो जो बचा, मतलब जो बचा बेसिकली सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी से ही माइनस होती है। तो एनपीपी के बाद नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो बचा, जो भी बायोमास बचा, अब उसको कंज्यूमर्स एज लेते हैं, कंज्यूमर्स यानी कि हेटेरोटॉप्स जो हर्बीवोरस एंड डिकम्पोजर्स लेते हैं उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कह देते हैं। इस अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करना तो तुम कह सकते हो कंज्यूमर्स के द्वारा जितना भी ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कराया जाता है उनको ही हम क्या कह देते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कह देते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो रहती है प्लांट के स्पेसीज पे भी डिपेंड करती है, इनएबिलिटिंग अ पार्टिकुलर एरिया, मतलब वो किस एरिया में प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा मतलब जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे जीपीपी एनपीपी कम ही आएगा। तो जो पहली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि हमारा जो प्लांट का स्पेसीज है कौन से पार्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है। ये डिपेंड कर सकता है बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन पे भी, एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट पे भी। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है तो तुम क्या बताओगे, पहला इन्वायरमेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कितना न्यूट्रिशन अवेलेबल है इस पर डिपेंड करती है, एंड फोटोसिंथेटिक की कैपेसिटी कितनी है प्लांट की उस पर डिपेंड करती है।
देयरफॉर इट इज़ अ वेरी, इसीलिए हर एक सिस्टम में, इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकल के आते हैं। अगर एनुअली बात करें, मतलब होल बायोस्फीयर में जितना आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फीयर की अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन आता है एक ड्राई वेट अगर ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तब। लेकिन इसका 70% जो रहता है हमारा सरफेस कवर करता है, एंड ओशन से बेसिकली 55 बिलियन टन आता है। मतलब कि 170 माइनस 55 कितना होगा, मतलब 100, हाँ 106 में से 5 एक ही जाएगा ना, मतलब 115, जो हमारा ठीक है, चलो मैं बताती हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके। मान लो कि होल बायोस्फीयर जो रहता है, होल बायोस्फीयर में 170 बिलियन टन जो रहता है हमें मिलता है एनपीपी। इस एनपीपी की बेसिकली जो रहती है 70% हमारे पास आती है लैंड से, वहीं जो रहता है ओशन से आती है 55 बिलियन टन। बचा हुआ इसका 70% यानी 165 बिलियन हमारे पास किससे आती है, हमारी सरफेस से। यानी कि अब तुम ये पूछोगे कि बेसिकली मेन रीज़न क्या है ओशन की प्रोडक्टिविटी कम होने की। देखो ओशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो 55 बिलियन टन है, 55 बिलियन टन है ओशन की प्रोडक्टिविटी। वहीं 70% जो रहता है हमारे पास वो किसकी वजह से आता है, सरफेस की वजह से। यानी लैंड की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किसके, ओशन की। तो तुम ये पूछोगे कि ओशन की प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों है। इसका रीज़न ये है कि देखो ओशन के अंदर जो रहती है लाइट जो रहता है ढंग से नहीं पहुंच पाता, तो इसकी इसीलिए प्रोडक्टिविटी कम आती है, भले ही ओशन इतना ज़्यादा है फिर भी। अब बात करें डीकम्पोजिशन की, तो डीकम्पोजिशन समझना है तुमको, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ईजी पीजी सा टॉपिक है। सबसे पहले मैं पढ़ा देती हूँ, उसके बाद एक बार मैं समझा के डायग्राम से ख़त्म कर दूँगी। यू मैं हर्ट कि आपने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा होगा। फार्मर्स के काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ करके इनऑर्गेनिक मटेरियल में दे देते हैं, एंड सॉइल को क्या करते हैं, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिविटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो डीकम्पोजर्स भी सेम काम करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिशंस में, और इसी प्रोसेस को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। बचपन से पढ़ा है डीकम्पोजिशन क्या होता है। अब डेड प्लांट जैसे कि लीव, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन जो रहते हैं एनिमल्स के, वो फीकल मटेरियल को लेकर के उनका नाम दिया गया है डेट्रिटस। क्या बोलते हैं उसको, डेट्रिटस। मतलब कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म तुमको दिखाई देगा तो उसको डेट्रिटस कहते हैं, और उसी डेट्रिटस को खाने वाले डेट्रीवोरस कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशंस के लिए। ठीक है, मतलब इन्हीं को तो डिकम्पोजर्स खाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, पहले देखो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जिसमें बेसिकली डिकम्पोजिशन का एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है। पहला स्टेप आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, फिर कैटाबोलिक्स, फिर ह्यूमिडिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। क्या हो रहा है, इस पर क्यों नहीं हो पा रहा है। अब डेट्रीवोरस तुमको पता है आर्थवम को कहते हैं, जो डेड डीकिन को तोड़ते हैं या तब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में तोड़ देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। लीचिंग का प्रोसेस यही होता है कि इसमें इन वाटर की हेल्प से सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रहता है सॉइल के अंदर चला जाता है, इसको हम लीचिंग कहते हैं।
इससे हमें प्रेसिपिटेशन मिलते हैं, अनअवेलेबल सॉल्ट्स मिलते हैं। कुछ बैक्टीरिया फंगल एंजाइम जो रहते हैं डेट्रिटस को डिवाइड करते हैं वापस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। इस प्रोसेस को कैटाबोलिज्म कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली जितने भी अबव स्टेटमेंट्स हैं। फिर बचता जो है हमारे पास ह्यूमस बचता है, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन का अंदर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। ह्यूमिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, ये सब होने के बाद क्या होता है हमारे पास एक होता है डार्क अमॉर्फस सब्सटेंस इकट्ठा होता है जिसको कि ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जो रहता है हाई रेजिस्टेंस होता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए, वो डिकम्पोजिशन कराता है एक्सट्रीमली स्लो रेट से, काफ़ी धीरे धीरे करवाता है। ये प्रोसेस काफ़ी धीरे चलता है। ये कोलाइडल नेचर में होता है, पूछेगा कोई तो तुम बताओगे कोलाइडल नेचर में होता है। रिजर्वॉयर होता है न्यूट्रिशन का। ह्यूमस जो रहता है डिग्रागेट होता है कुछ माइक्रोब्स के द्वारा एंड कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन को रिलीज कराता है। इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। जो हमारे पास तुमको ह्यूमस दिखाई दे रहा है ना, ये ह्यूमस स्लाइटली एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। डिकम्पोजिशन लार्जली जो रहते हैं एक ऑक्सीजन रिक्वायर, मतलब डिकम्पोजिशन में हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को जो रहते हैं बेसिकली कौन कौन चीज़ें क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कंट्रोल किया जा सकता है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन रेट जो रहता है काफ़ी कम होता है। अगर डेट्रिटस, ठीक है, डेट्रिटस मतलब बेसिकली जो मरा जरा जीव है उसमें लिग्निन और काइटिन ज़्यादा होगा तो काफ़ी जल्दी काम होता है। वहीं डेट्रिटस अगर नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल होता है जैसे कि शुगर, तो यहाँ पे जो बेसिकली इनका जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का काफ़ी धीरे धीरे होता है। तो लिग्निन और काइटिन होता है तो प्रोसेस जल्दी चलता है। अगर धीरे धीरे रहता है तो हमारा प्रोसेस जल्दी नहीं चलता है। अगर कोई नाइट्रोजन या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर है। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर का भी मेन रोल होता है क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आते हैं जो डिकम्पोजिशन के रेट को क्या करते हैं, रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। अगर बात करें वर्म की एंड मॉइस्ट इन्फॉर्मेटन की तो ये काफ़ी फेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक है। लो टेम्परेचर एंड एनारोबिक जो रहता है बेसिकली डिकम्पोजिशन का रेट को काफ़ी गिरा देता है। अब देखो सारे प्रोसेस को एक बार में तुम समझो। सबसे पहले होता क्या है, कोई मेरे को स्पेस मिलेगा, पूरे चैप्टर में कहीं स्पेस ही नहीं है, देख रहे हो, डोंट वरी। देखो और यहीं पढ़ाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, मान लो कि एक पेड़ है, पेड़ से एक पत्ती टूट गया और ये पत्ती जो होती है गिर गई नीचे। अब इसी पत्ती को खाने के लिए कीड़े आ गए, अर्थ मान लो कोई वर्म आ गया, ठीक है, तो इसको खाने के लिए कीड़े आ गए, कीड़े खा गए, ठीक है। मतलब जो कीड़े आए हैं बेसिकली इन कीड़ों को डेट्रीवोरस कहते हैं, डेट्रीवोरस कहते हैं। और ये जो सड़ा पत्ता गिरा है इसको हम डेट्रिटस कहते हैं, डेट्रिटस कहते हैं। सड़ा गला चीज़ सब ने खा लिया। एक सॉइल की परत थी, ऑफकोर्स यहाँ पे सॉइल होगा तभी ये गया है। मान लो ये हमारे पास सॉइल है, ठीक है। अब हुआ क्या, इसी डेट्रिटस को खाने के बाद क्या होता है, खाते हैं, फ्रेगमेंटेशन होता है। तुमको भी पता है स्मॉल मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, बड़े वाले मॉलिक्यूल को थोड़े छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंट, ब्लैक पेन से लिखो क्या, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। मतलब हमारा फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस हो गया। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या होता है, जो भी क्या न्यूट्रिशन जो बचता है वो सारे न्यूट्रिशन जो रहते हैं धीरे धीरे अंदर सॉइल के चले जाते हैं। इनको कहते हैं, इस प्रोसेस को सॉइल के अंदर चले जाते हैं, इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। मिनरल्स वगैरह अंदर चले जाते हैं, मिनरल्स वगैरह अंदर चले गए यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, ऊपर जो बचा कुचा वापस से जो पार्ट था लीव्स का, ठीक है, इसमें वापस से क्या होते हैं, फंजई बैक्टीरियाज डिकम्पोजर्स आते हैं। फंजई और बैक्टीरिया, वही फंजई और बैक्टीरियाज आते हैं। इनका क्या करते हैं, इनको वापस से तोड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। गाइस मैं पेपर लेके समझाऊं क्या आप लोगों को, इस छोटे से प्लेस में आपको समझ नहीं आ रहा है,
रहने दो, मैं पेपर लेके समझाती हूँ, डोंट वरी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो तुमने पेड़ देखा, पेड़ से एक पत्ता टूट गया, सड़ा गला पत्ता कुछ टाइम बाद में सड़ गया, इसी को डेट्रिटस कह दिया हमने। इनको खाने के लिए काफ़ी सारे माइक्रोब्स आए, इनको हमने डेट्रीवोरस कह दिया। क्या कहा? डेट्रीवोरस कह दिया। अब क्या हुआ, इन डेट्रीवोरस ने काफ़ी चीज़ें खाई, खाने के बाद क्या हुआ बेसिकली, इस जो तोड़ा इन्होंने, इसी प्रोसेस को हमने फ्रेगमेंटेशन कह दिया। तो पहला जो प्रोसेस हुआ फ्रेगमेंटेशन का हुआ, जिसमें बड़े बड़े जो चीज़ें थी वो तोड़ करके छोटे छोटे चीज़ों में कन्वर्ट हुई। उसके बाद जो बचा कुचा पार्ट था हमारे लीफ का, इससे बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रहते हैं, हमारा जो होता है हमारे पास, हमारी जो सॉइल होती है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं दूसरा प्रोसेस, जिसका नाम है लीचिंग। ठीक है, लीचिंग के बाद भी क्या होता है, ये कुछ लीव्स के पत्ते पड़े होते हैं ऐसे टूटे फूटे। इस प्रोसेस में क्या होता है, बाहर से बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं और फंजई आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इनको और तोड़ते हैं एंड इस प्रोसेस को हम थर्ड प्रोसेस कहते हैं, जिसका नाम है मिनरलाइजेशन, कैटाबोलिज्म। उसके बाद क्या होता है, अब इसके ऊपर क्या होता है, एक डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है। एक सेकेंड, डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, ऐसा कुछ। इसको हमने बोल दिया, ये क्या है, ह्यूमस। ह्यूमस जब इकट्ठा होता है, इसी को हम कह देते हैं ह्यूमिफिकेशन। इस प्रोसेस को हमने कह दिया, मतलब चौथा प्रोसेस, जिसका नाम है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन के बाद जितने भी अब जो भी सब्सटेंस है वापस से क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर सोख लिए जाते हैं ह्यूमस वगैरह के अलावा। इस प्रोसेस को हमने कह दिया मिनरलाइजेशन। मिनरल्स वगैरह जो भी बचे थे वापस से धरती के अंदर समा आ गए। ये टोटल हमारा क्या रेडी हो गया, डेट्रीवोरस का जो साइकिल है, क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिजर्स का। डिकम्पोजिशंस कैसे चलता है वो हमने पूरा अच्छे से देख लिया। तो जिसको इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हम पता था यही होने वाला है। हम जब वाइट पेज पे जाते हैं, तुम्हें पता है हमारा ये वाला पेज वर्क करना ही बंद कर देता है। चलो कोई बात नहीं, सब तो गायब हो गया। अब इसी को एक बार पढ़ लेते हैं और अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। डेट्रीवोरस क्या करते हैं, तुमको पता है, एक सड़ा गला जो पत्ता होता है, रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन के लिए, उसको डेट्रिटस कहते हैं। डेट्रिटस को खाने वाले डेट्रीवोरस होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म। ये डेट्रिटस को तोड़ करके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ लीचिंग की मदद से वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रहते हैं सॉइल के अंदर ऐसे हॉरिजॉन्टली चले जाते हैं। बचा हुआ पार्ट अनअवेलेबल सॉल्ट कहलाता है। फिर बैक्टीरिया एंड फंगल के एंजाइम्स के थ्रू क्या होता है, डेट्रिटस की तरफ वापस से उसको डिग्रेडेट करने का ट्राई करते हैं, उनको वापस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिवाइड करते हैं। इस प्रोसेस को कैटाबोलिज्म कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोन है कि जितने भी अब डिकम्पोजिशंस के प्रोसेस थे वो एक दूसरे के साइमल्टेनियसली चलते हैं, डेट्रीवोरस पे साइमल्टेनियसली चलते हैं। ह्यूमिफिकेशन आता है, फिर मिनरलाइजेशन आता है, लेकिन डिकम्पोजिशन के टाइम पे चलता है। तो ह्यूमिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। जब मिनरलाइज कैटाबोलिज्म का प्रोसेस हो गया, उसके बाद क्या होता है, डार्क कलर का अमॉर्फस सब्सटेंस ह्यूमस जो रहता है उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। काफ़ी हाईली रेजिस्टेंस होता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए अंडर द डिकम्पोजिशन। ये काफ़ी स्लो रेट से चलता है। कोलाइडल की वजह से क्या होता है, इसके पास बहुत सारा न्यूट्रिशन भी होता है। अब ह्यूमस को वापस से माइक्रोब के द्वारा डिग्रेडेट किया जाता है एंड इसके अंदर से जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन निकलते हैं उसको ही हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन जो रहता है बेसिकली ऑक्सीजन रिक्वायर प्रोसेस होता है। इसमें काफ़ी सारे ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दो चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है। अगर डेट्रिटस जो रहता है, डेट्रिटस के क्लाइमेटिक फैक्टर पे तो डिपेंड करता ही है। अगर डेट्रिटस के अंदर पे लिग्निन एंड काइटिन होता है तो ये प्रोसेस काफ़ी क्विकर चलता है, जल्दी चलता है। लेकिन डेट्रिटस के अंदर पे नाइट्रोजन एंड सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जैसे शुगर, तो काफ़ी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो रहता है काफ़ी स्लो चलता है। टेम्परेचर का भी रोल इसमें होता है, सॉइल के मॉइस्चर का भी रोल होता है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो ये प्रोसेस फटाफट से चलता है एंड टेम्परेचर हमारा कम रहता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा जो रहता है ये प्रोसेस जल्दी जल्दी चलता है, वरना काफ़ी धीरे धीरे चलता है। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे एनर्जी फ्लो के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा एनर्जी फ्लो करता है। एनर्जी फ्लो तो मुझे लगता है तुम लोग बचपन से पढ़ते आए हो।
तुमको तो पता है हायर लेवल एनर्जी लेवल से बेसिकली धीरे धीरे करके लोअर एनर्जी लेवल में कन्वर्ट होती है हमारी एनर्जी। तुमको ये भी पता है कि 10% एनर्जी बेसिकली अगर कन्वर्ट होती है किसी हायर से लोअर की तरफ तो 10% एनर्जी ही केवल लिया जाता है, मतलब पूरा टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र भी नहीं होता। अब देखो डीप सीजन except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all ecosystem on the earth। क्योंकि देखो ओशन बहुत डीप है, हाइड्रोथर्मल इतनी वहाँ पे क्या होता है, पानी इतना ज़्यादा है ना हाइड्रोथर्मल, तो इकोसिस्टम वो है, तो अंदर जो है बेसिकली सनलाइट पहुँच नहीं सकता। तो उसके अलावा सन ओनली सोर्स होता है, पहला प्राइमरी सोर्स जो रहता है इकोसिस्टम पे, किसी भी इकोसिस्टम का प्राइमरी जो हमारे पास सोर्स होता है एनर्जी का वो सनलाइट ही होता है। हुआ क्या, हमारी सनलाइट बेसिकली क्या करती है, ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस दैन द 50% ऑफ द पार फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस। वी नो दैट प्लांट जो रहते हैं फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, वी नो दैट प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक्स एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सनलाइट को फिक्स करते हैं एंड उनसे अपना फूड तैयार करते हैं, एंड किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। प्लांट कैप्चर करते हैं लगभग 2 से 10% पार का, ये जो काफ़ी स्मॉल अमाउंट होता है एनर्जी का जो कि अपने लिविंग वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जानना है कि किस तरीके से सोलर एनर्जी को कैप्चर किया प्लांट ने एंड कैसे उन्होंने अलग ऑर्गेनिज्म को उस एनर्जी को ट्रांसफ़र किया। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं डिपेंड होते हैं फूड पे, प्रोड्यूसर्स पे, या तो देखो वही लिखा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहता है फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पे, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड करें या फिर इनडायरेक्टली तो डिपेंड होता ही है। तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा, जो एनर्जी होती है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ मूवमेंट को शो करवाती है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल यस है, क्योंकि जो हमारे पास एनर्जी होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ये बोलता है, ठीक है। इसको समझना है तुमको, आओ समझाती हूँ। सबसे पहला जो रहता है बेसिकली, मान लो कि हमारे पास सन है, मान लो क्या हमारे पास ये सन है, सन जो रहता है यहीं से एनर्जी आती है, सन से एनर्जी आई कितनी, लगभग 400 से 700 नैनोमीटर तक की, ठीक है। लाइट आई, इसका बेसिकली 100% यहाँ से आई, लेकिन पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन लगभग 50% था, 50% था, यानी कि और सारे एनर्जी ऊपर से ही क्या हुआ, रिलीज़ हो गया। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन सिर्फ 50% आया। इस 50% में से भी जो लगभग 2 से 10% ही प्लांट यूज़ करते हैं अपना फोटोसिंथेटिक्स प्रोसेस करने में, यूज्ड एज एनर्जी टू मेक फूड। मतलब फूड अपना तैयार करने के लिए हमारे पास जो प्लांट होते हैं लगभग 2 से 10% ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इस 10% में से क्या होता है, एनर्जी आती है एंड इसके बाद कंज्यूमर्स इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसी एनर्जी को कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, फिर इसी कंज्यूमर्स को लेने वाला हमारा कार्निवोरस होता है, क्योंकि कंज्यूमर्स बेसिकली प्लांट को खा रहा है, तो ये ऑफकोर्स हर्बीवोरस होगा। अब शेर तो नहीं खा सकता, शेर तो कंज्यूमर्स ही कहलाएगा। तो अब यही पूरा प्रोसेस तुमको इस पूरे डायग्राम में ये बना हुआ था, ये पूरा, ठीक है, समझ में आया। चलो आजा समझा देती हूँ। सन एक अल्टीमेट रिसोर्स होता है हमारे एनर्जी का, कोई भी इकोसिस्टम है, सन अल्टीमेट, वहाँ से हमें रेडिएशन मिला, लगभग पूरा 100% रेडिएशन मिला। उसका जो पार है सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन सिर्फ 50% हमें मिलता है, बाकी सब रिलीज़ हो जाता है 50%। उसका 2 से 10% काफ़ी कम है, लेकिन इतना ही रेडिएशन प्लांट यूज़ करते हैं अपना खाना तैयार करने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। उसके बाद हमें इससे एनर्जी मिलती है, उसको एब्जॉर्ब करने वाले हमारे कंज्यूमर्स होते हैं यानी हर्बीवोरस होते हैं, उसके बाद उसको खाने वाले हमारे कार्निवोरस होते हैं। यही पूरा लिखा हुआ है। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि जो एनर्जी होती है बेसिकली यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही साइड पे मूव करती है।
क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इंसिडेंट रेडिएशन जो रहता है लेस देन 50% होता है, पार का यूज़ किया जाता है। हमारा जो प्लांट होता है फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक क्या करते हैं, रेडिएशन का यूज़ करते हैं, उसको फिक्स करते हैं सिंपल नॉर्गेनिक मटेरियल्स में। और प्लांट जो रहते हैं लगभग 2 से 10% ही पार का यूज़ करते हैं, मतलब काफ़ी कम अमाउंट एनर्जी यूज़ करते हैं पूरे लिविंग वर्ड्स में, ठीक है। सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं प्लांट, अपना खुद खाना तैयार करते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर्स पे ही, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। इसलिए हमें फाइंड करना पड़ेगा कि एनर्जी जो रहती है सन से प्रोड्यूसर्स की तरफ आती है, उसके बाद उसको कंज्यूमर्स लेते हैं। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। एक चीज़ तुम और देख सकते हो, मान लो अगर आगे की बात, वही चीज़ मैं बताने जा रही हूँ कि 10% रूल हमारा क्या कहता है। 10% रूल हमारा क्या कहता है, 10% रूल हमारा ये कहता है कि मान लो क्या हुआ, प्लांट आया, प्लांट अपना आया, इसने 10% 90% क्या किया बेसिकली, 10 अपना खाना तैयार कर लिया। अपना खाना तैयार करने के बाद क्या आए, कोई भी एक कार्निवोरस नहीं, एक हर्बीवोरस आ गया, मान लो डियर आ गया। तो डियर जितना एनर्जी प्लांट को खा के ले रहा है सिर्फ 10% लेता है, एंड इसका जो 90% एनर्जी होता है वो लॉस हो जाता है, लॉस 90% एनर्जी। फिर आगे बढ़ता है हर्बीवोरस को खाने वाला कार्निवोरस में मान लो कि टाइगर हो गया, लायन टाइगर। तो इसको भी कितनी एनर्जी मिलती है हमारे पास, इसको भी सिर्फ कितनी एनर्जी इसको भी सिर्फ कितनी एनर्जी मिलती है, 10% एनर्जी मिलती है। बाकी जो 90% एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है। तो ये हमारा 10% रूल क्या कहता है वो चीज़ तुमने देख ली। क्या बोल रहा है, इकोसिस्टम जो रहता है नॉन एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेकेंड लॉ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इकोसिस्टम फर्स्ट लॉ को डिटरमाइन करता है, सेकेंड लॉ के लिए नहीं। दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल, दे रिक्वायर द काउंटरैक्ट एंड यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड द इंक्रीजिंग डाउननेस, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं टेक्निकली क्या होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि वही खाना तैयार करते हैं। टेरिस्ट्रियल, तुमको पता है टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर जो रहते हैं वो हर्बीवोरस ही होते हैं। वुडी प्लांट्स एंड लाइकवाइज प्राइमरी प्रोड्यूसर जो रहते हैं एक्वेटिक सिस्टम में वो फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट्स होते हैं। हमने सेकंड पेज में पढ़ा था जिस टाइम पे हम पॉन्ड का इकोसिस्टम समझ रहे थे, उसी टाइम पे समझ गए थे कि जो एक फाइटोप्लैंक्टन है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मतलब बेसिकली प्रोड्यूसर है, उसको लोग खाते हैं, कौन, कंज्यूमर्स खाते हैं। तो बेसिकली अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ग्रीन हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट्स जो रहते हैं वो मेजर क्या होते हैं, बेसिकली प्रोड्यूसर्स होते हैं। एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स अगर एक्वेटिक सिस्टम में बात करें तो यहाँ पे ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, एंड साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे हायर प्लांट यानी एल्गीज भी होते हैं। यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन एंड फूड वेब दैट एग्जिस्ट इन अ नेचर। क्लास 11th में या फिर नहीं 11th में नहीं 11th में तो अभी पढ़ेंगे, पढ़ा ही है हमने पढ़ा था 10th या 9th में फूड चेन या फूड वेव के बारे में, पता ही है तुमको। एक तरीके का क्या होता है, इस डियर को ग्रास ओपर खाते हैं, ग्रास ओपर को फ्रॉग खाते हैं, फ्रॉग को स्नेक खाते हैं, स्नेक को ईगल खाते हैं या टाइगर खाते हैं। तो ये चीज़ तुम देख पा रहे हो किस तरीके से एक चेन बन रहा है, एक फूड वेव बन रहा है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है हमेशा प्लांट से यानी प्रोड्यूसर्स से। फूड चेन और रेदर वेब आर फॉर्म्ड सच दैट एनिमल्स फीड ऑन अ प्लांट और इन अनदर एनिमल्स एंड इन टर्न इज फूड फॉर अनदर। चेन या वेव जो रहता है इसीलिए फॉर्म होता है क्योंकि वो लोग एक दूसरे के डिपेंडेंटली होते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कोई भी एनर्जी रहता है एक ऑर्गेनिज्म ट्रैप नहीं करके रख सकता है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो होता रहता है। सबसे पहले एनर्जी को ट्रैप प्रोड्यूसर्स कहते हैं, उसके बाद उनको जो रहता है पास्ड कराया जाता है कंज्यूमर्स के पास, और द ऑर्गेनिज्म डाई डेड ऑर्गेनिज्म जो रहता है क्या करते हैं, बेसिकली डेट्रिटस होते हैं, एंड डेट्रिटस को खाने वाले डिकम्पोजर्स आते हैं। तो ये एनर्जी का फ्लो तो देखा तुमने इससे पहले कि होता रहता है। साथ ही साथ कोई भी एनर्जी रहती है एक ऑर्गेनिज्म में ट्रैप होके नहीं रह सकती, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता ही रहता है। अब जितने भी एनिमल्स होते हैं
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक प्लांट पे डिपेंड ही रहते हैं अपने फूड के लिए। अब इसीलिए हम जितने भी एनिमल्स होते हैं जो डिपेंड होते हैं उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। तो हमने प्रोड्यूसर समझा। बेसिकली प्रोड्यूसर्स कैसे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, बेसिकली जो भी एनिमल्स खाते हैं उनको हमने प्रोड्यूसर्स कह दिया। एंड जो भी प्रोड्यूसर्स जो खाया जाता है, प्रोड्यूसर्स को जो भी खाते हैं उसको हमने कंज्यूमर्स कह दिया, या फिर उसको हमने हेटेरोट्रॉप्स कह दिया। अब क्या लिखा है, अगर क्या लिखा है, अगर जो है प्रोड्यूसर्स इफ़ दे फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, अगर कंज्यूमर्स जो रहते हैं प्रोड्यूसर्स को खाते हैं तो जो प्लांट होते हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। सॉरी, अगर वो खाते हैं किसको, वो एनिमल जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं तो हम उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। अगर कोई एनिमल एनिमल्स को खा रहा है तो उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, एंड जो एनिमल्स होते हैं अदर एनिमल्स को खाते हैं, इन टर्न ईट द, ठीक है। तो क्या लिखा है, अगर कोई प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं इफ़ दे फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, वो लोग जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। अगर उन कंज्यूमर्स को कोई और एनिमल्स खाता है विच इन टर्न्स ईट द प्लांट और देयर प्रोड्यूस, उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर टर्शरी कंज्यूमर्स भी होते हैं, ऑब्वियसली प्राइमरी कंज्यूमर्स तो रहता है वो हर्बीवोरस होंगे, पहले भी पढ़ा है। कुछ कॉमन हर्बीवोरस के नाम देख लो, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मोलस्क भी होते हैं। ये चीज़ याद रखना, एक्वेटिक इकोसिस्टम में मोलस्क होता है प्राइमरी क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। एंड हमारे पास टेरेस्ट्रियल में मैमल, बर्ड, इंसेक्ट भी आते हैं। कंज्यूमर्स जो रहते हैं बेसिकली हर्बीवोरस को खाते हैं एंड आर, देखो वो कंज्यूमर्स जो हर्बीवोरस को खाते हैं उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। मोस्ट करेक्टली हम प्राइमरी कार्निवोरस कहेंगे, और इनको खाने वाले सेकेंडरी कार्निवोरस, और इनको खाने वाले टर्सरी कार्निवोरस। अगर हम बात करें सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन की, जीएफसी की, ग्रेजिंग फूड चेन की, तो ग्रास को खाने वाला गोट है, गोट को खाने वाला मैमल है, मैन है। तो जो ग्रास को खा रहा है बेसिकली, ग्रास जो है एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उसको खाने वाला जो रहता है हर्बीवोरस है जिसका नाम है प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर इसको खाने वाले जो रहते हैं कार्निवोरस होते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो तुम इनको बोल सकते हो हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, एंड ये हमारे पास है कार्निवोरस। अब डेट्रिटस, अगर हम यहाँ पे हमने ग्रास फूड चेन में तो देख लिया, डेट्रिटस फूड चेन में अगर आप देखो क्या था, ग्रास फूड चेन था ना, यानी ग्रेजिंग फूड चेन था। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन में देखा, एंड दूसरा क्या है, डेट्रिटस फूड चेन है। बेसिकली यहाँ पे डेट्रिटस आते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है। इसको जो खाते हैं उनको डिकम्पोजर्स कहते हैं, जो बेसिकली हेटेरोटॉपिक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बेसिकली ये फंजाई या फिर बैक्टीरिया होते हैं। इनसे एनर्जी न्यूट्रिशन मिलता है रिक्वायर बाय द डिग्रेडेटिंग डेड मटेरियल और डेट्रिटस। इनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। डिकम्पोजर सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो ब्रेक डाउन करते हैं डेड वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में, सब्सिक्वेंटली इनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो डिकम्पोजर्स फूड चेन के साइकिल के बारे में तुम देखो तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, आते हैं हमारे पास डेट्रिटस, अरे यार डेट्रिटस को खाने वाले क्या हैं, डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस को खाने वाले कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंजाई। तो इनको हम कह देते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा डेट्रीवोरस फूड चेन देख लिया। अगर हम किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी भी एक्वेटिक यानी पानी में होने वाले इकोसिस्टम की, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन मेजर कंड्यूट फॉर अ एनर्जी फ्लो एज अगेंस्ट दिस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में much larger fraction of energy flow through the detritus food chain than the through of GFC.
मतलब बेसिकली क्या होता है, एक्वेटिक में काफ़ी हद तक ग्रॉस फूड चेन अरे ग्रेजिंग फूड चेन देखने को मिलता है, एंड टेरेस्ट्रियल में लेक्टिवोरस फूड चेन। तो यहाँ तक तुमने देखा, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म और डीएफसी आर द प्रे टू द जीएफसी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, चलो एक बार मैं तुमको फिर से ये चीज़ समझा देती हूँ। ठीक है, जो डेट्रिटस फूड चेन जो रहता है वो स्टार्ट होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि डेट्रिटस से, पता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है। इसको खाने वाले बेसिकली ये मेड अप ऑफ होता है डिकम्पोजर से, जो एक हाइड्रोटॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें बेसिकली फंजाई आते हैं और बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, अब डेट्रिटस को खाने वाले जो रहते हैं यही डेट्रीवोरस होते हैं, एंड इनको डिकम्पोजर्स को हम सेप्रोट्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं डेड को वेस्ट मटेरियल में, कुछ सिंपल मतलब बेसिकली जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं कॉम्प्लेक्स वाले को, उनको सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या करते हैं, तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, और उनको क्या करते हैं सब्सिक्वेंटली डेट्रीवोरस जो रहते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वही बात करें यहाँ पर एक्वेटिक सिस्टम की, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ग्रेजिंग फूड चेन है, मेजर एनर्जी का फ्लो जो रहता है इसके वजह से होता है। कहाँ पे, एक्वेटिक फूड सिस्टम में। वही टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो डीएफसी की वजह से होता है, डेट्रीवोरस फूड चेन की वजह से, एज कम्पेयर टू जीएफसी। ठीक है, डेट्रीवोरस में बेसिकली एनर्जी का फ्लो जो रहता है कहाँ पे, डेट्रीवोरस फूड चेन एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होता है जीएफसी में होता है, टेरेस्ट्रियल वाले में जो रहता है वो किससे होता है, डीएफसी से होता है। तो यहाँ मैंने तुमको लिखवा दिया, एक्वेटिक में क्या होता है, ग्रॉस ग्रेजिंग फूड चेन होता है, एंड टेरेस्ट्रियल में जो एनर्जी का सबसे ज़्यादा मिलन होता है डेट्रीवोरस फूड चेन से होता है। फूड जो चेन होता है वो कनेक्ट होता है गेजिंग फूड चेन से एट अ सम लेवल, मतलब हो सकता है डेट्रिटस फूड चेन जो रहते हैं इंटर कनेक्टेड होते हैं ग्रेजिंग फूड चेन से एज कुछ लेवल पे। जैसे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं डेट्रिटस फूड चेन के जो क्या करते हैं बेसिकली प्रे होते हैं जीएफसी एनिमल्स के लिए। एग्जांपल में ले लो, मान लो कि हमारे पास डेट्रीवोरस फूड चेन मैंने बना दिया। डेट्रीवोरस फूड चेन में मैंने क्या किया, एक डेट्रीवोरस लिया, डेट्रिटस लिया, डेट्रिटस को खाने वाला मान लो कि हमारे पास स्पैरो है, स्पैरो ने खाया पत्तों सूखी पत्ती को। इसको खाने वाला फॉक्स है, मान लो फॉक्स ने खा लिया, एंड इसको फॉक्स को खाने वाला लायन है, लायन ने खा लिया। दूसरे साइड पे हमने क्या किया, एक ग्रेजिंग फूड चेन बनाया, ग्रेजिंग फूड चेन बनाया जिसमें हमने सबसे पहले ग्रास बनाया, ग्रास को खाने वाला हमने पहले ग्रासोपर बनाया, इस ग्रासोपर को खाने वाला हमारे पास फ्रॉग आया, इस फ्रॉग को खाने वाला हमारे पास स्नेक आया, इस स्नेक को खाने वाला हमारे पास ईगल आई। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो स्नेक है जीएफसी का एंड डीएफसी का स्पैरो है, हो सकता है स्पैरो को डायरेक्ट क्या हो, स्नेक खा जाए, स्नैक खा जाए। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें डेट्रीवोरस जो हमारे पास फूड चेन है, क्या लिखा हुआ है, डेट्रीवोरस फूड चेन प्रे हो सकती है जीएफसी एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो ये जीएफसी का एनिमल स्नेक है, स्नेक खा सकता है हमारे स्पैरो को। तो जो स्पैरो हुई ये प्रे हुई किसके लिए, जीएफसी के एनिमल्स के लिए, और ये क्या हुई, प्रेडेटर हुआ। ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, यानी नेचुरल इकोसिस्टम। अगर हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को देखो, नेचुरल इकोसिस्टम को देखो तो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कॉकरोच, क्रो, वो ओमनीवोरस होते हैं, मतलब ये दोनों ही चीज़ खा लेते हैं। अगर फूड चेन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है कई तरीके से, मतलब एक से ज़्यादा, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है, स्नेक जो रहता है हमारे स्पैरो को भी खा सकता है, एंड स्नेक जो रहता है हमारे फ्रॉग को भी खा सकता है। तो ये दो तरीके का बन गया, दो इकोसिस्टम में दोनों ही खा सकता है, तो इसको हम फूड वेब के नाम से जानते हैं। वो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन अ नेचुरल सराउंडिंग और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विथ द अदर ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और अ फूड
ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस इन अ फूड चेन, उसको ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। मतलब कि क्या वो खाता है, उसका न्यूट्रिशन क्या है, वो क्या खाता है, हर एक ऑर्गेनिज्म को उसका एक प्लेस मिला हुआ है फूड चेन में, उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स को सबसे पहला स्थान मिला है, इसलिए हम इसको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, बेसिकली सेकंड ट्रॉपिक लेवल मिला हुआ है। एंड कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, इन्हीं इनको थर्ड ट्रॉपिक लेवल का वो मिला हुआ है। जैसे कि ये तुम डायग्राम देख ही पा रहे होगे। हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कैसे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अगर एक्वेटिक की बात करें तो यहाँ एक्वेटिक की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास एंड कुछ ट्रीज होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल की बात करें तो यहाँ पे प्लांट होते हैं। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। फिर इनको खाने वाले हर्बीवोरस हैं, ठीक है, हर्बीवोरस हैं अगर हम एनिमल्स में बात करें तो। एंड अगर एक्वेटिक में बात करें तो जू प्लैंक्टन, ग्रासहोपर्स, वही चीज़ है ना। देखो इधर वाला जो फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाला जू प्लैंक्टन को फिशेस खाती हैं, फिशेस को बड़ी वाली फिशेस खाती हैं, तो ये एक्वेटिक का हो गया। ग्रास को ग्रासहोपर खाता है, ग्रासहोपर को फिर क्या खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं, बर्ड्स के बाद फिर आ जाते हैं लायन खाता है। तो ऐसा तुम बना सकते हो। तो ये टर्सरी करके, तो वही यहाँ पे तुमको ये सिर्फ बीच वाली चीज़ समझाने के लिए बोला है। जो पहला ट्रॉपिक लेवल है, पहला जो हर्बीवोरस है वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, कार्निवोरस हमारा थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, एंड टॉप कार्निवोरस में हमारे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल्स हैं। तो जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स बढ़ते जाते हैं, क्वार्टनरी प्रोड्यूसर्स होंगे तो वो फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल होंगे। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स, इस तरीके से हमारा बना हुआ है। अब देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी भी एनर्जी जो रहती है, जैसे जैसे क्या लिखा हुआ है, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल ऐसे इंक्रीज होते जाते हैं, जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी हमारी कम होती जाती है। जिस हिसाब से तुमको पता है सिर्फ 10% एनर्जी लॉस होती है, सबको मिलती है। तो इसका 10% इसको मिला, इसका 10% इसको मिला, इसका 10% सिर्फ इसको मिला। तो इस तरीके से 10-10% जाते जाते क्या होता है, एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसमें क्या होता है, वो डेट्रिटस में कन्वर्ट हो जाता है और डेड बायोमास में। तो उसकी जो एनर्जी होती है डिकम्पोजर्स ले लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स हर टॉपिक लेवल पे वो डिपेंड करते हैं लोअर टॉपिक लेवल्स पे एनर्जी के डिमांड्स के लिए। हर एक टॉपिक लेवल जो रहता है उसके पास सर्टेन बायोमास, लिविंग मटेरियल, पार्टिकुलर टाइम दैट कॉल स्टैंडिंग क्रॉप्स। तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप्स, तो तुम बताओगे हर एक टॉपिक लेवल पे कुछ लिविंग मटेरियल्स होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है हर एक टॉपिक लेवल बेसिकली सर्टेन बायोमास को कैरी करता है उस पार्टिकुलर टाइम पे, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स कहते हैं। ये जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होते हैं इनको मेज़र कर सकते हैं बेसिकली बायोमास से या नंबर इन अ यूनिट एरिया से। बायोमास जो स्पीसीज़ का होता है इसको एक्सप्रेस करते हैं फ्रेश या फिर ड्राई वेट से। लेकिन अगर आपको मेज़रमेंट काफ़ी सटीक चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, तो आप मेज़रमेंट करो ड्राई वेट का। क्यों ऐसा करना, इसका रीज़न यही है कि ड्राई वेट में बेसिकली क्या होता है, इसमें मॉइस्चर माइनस होता है, ठीक है। वेट तो रहता है माइनस मॉइस्चर। अगर आप फ्रेश वेट करते हो तो वहाँ पे उसका वेट से ज़्यादा तो मॉइस्चर होता है। इसीलिए अगर उसका मेज़रमेंट, किसी भी बायोमास का मेज़रमेंट कर रहे हो, ठीक है, मेज़रमेंट बायोमास का कर रहे हो तो मोर एक्यूरेट चाहिए तो आप ड्राई वेट का यूज़ करो। अगर हम बात करें नंबर ऑफ अ ट्रॉपिक लेवल, अगर GFC की बात करें तो होता क्या है, 10% एनर्जी जो रहती है फ्लो होती है, जैसा कि मैंने तुमको बता ही दिया था। मतलब कि हायर से लोअर की तरफ सिर्फ 10% एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। नेचर में पॉसिबल ही है, सो मेनी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते, जैसे प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस इन अ ग्रेजिंग फूड चेन। डू यू थिंक देयर इज़ एनी सच लिमिटेशन डिटिवरस फूड चेन? हाँ, तो लिमिटेशन भी है बेसिकली। तो ये जो 10% रूल दिया गया था लिंगरडन की हेल्प से, लिंडरमैन की हेल्प से 1942 में, ये तुम्हारा है, देख रहे हो। ये बेसिकली सन से मिला हमें, क्या, सन हीट की मदद से और रिलीज़ हो गया, ठीक है। प्लांट ने क्या किया बेसिकली, क्या नाम है, कितना परसेंट लिया था, 2 से 10% एनर्जी लिया, खाना तैयार किया, बच्चा हमारा गायब हो गया, रिलीज़ हो गया हीट के फॉर्म में। फिर आया प्लांट को देखो वर्म्स में खा सकते हैं, ठीक है, हीट रिलीज़ हुआ, ठीक है। वर्म को स्पैरो ने खाया, स्पैरो को हमारे ईगल ने खाया। अब यही स्पैरो बेसिकली इंसेक्ट को भी खा सकते हैं, ठीक है, दूसरे इंसेक्ट भी खा सकते हैं। इसी तरीके से इसमें भी एनर्जी का रिलीज़ होगा। फिर ईगल जो रहता है वो भी इंसेक्ट को खा सकता है। तो ये देख रहे हो किस तरीके का है। तो मतलब ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग एनर्जी फ्लो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड मतलब यही होता है, इकोलॉजी के लेवल पे क्या करते हैं, बेसिकली हम पिरामिड बनाते हैं। आप फैमिलियर हो गए शेप ऑफ द पिरामिड से,
ठीक है। जो बेस होता है पिरामिड का काफ़ी ब्रॉड होता है, मतलब नीचे वाला जो रहता है काफ़ी ब्रॉड होता है, एंड नीचे से फिर ऐसे बड़ा होते होते जो ऊपर आता है एपेक्स उसका काफ़ी पतला हो जाता है। काफ़ी सिमिलर इनका शेप होता है। वेदर यू एक्सप्रेस अ फ्लो और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, तो आप देखोगे अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे इनका शेप होता है, सेम ही लगभग होता है। दस, रिलेशनशिप एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी। अगर हम पिरामिड बना रहे हैं तो इसके 3 बेसिस हो सकते हैं, पहला नंबर के बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे। हर एक पिरामिड में जो बेस होता है वो प्रोड्यूसर्स तय करते हैं और फर्स्ट टॉपिक लेवल तय करते हैं। एपेक्स सबसे ऊपर वाला पार्ट जो रहता है उस पर टर्सरी रहता है या फिर कंज्यूमर्स तय करते हैं। 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड आपको देखने को मिलेंगे। पहला पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। पहला पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बात देखो, ये हमारे पास क्या मिल के आ जाता है, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रास लैंड। हमें ग्रास लैंड में पिरामिड ऑफ नंबर देखने को मिल रहा है, जिसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मान लो कि इतनी है, इसका बेस ये तय कर रहा है। फिर कम हो रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स आ रहे हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड फिर टर्शरी कंज्यूमर्स का आप देख पा रहे हो। ये क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास है। ये देखो बिल्कुल सेम ही है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। तो बायोमास के बेसिस पे ड्राई वेट करके आप क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। मेजरमेंट देख रहे हो, किलोमीटर इनवर्स याद रखना है, इसका भी पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किस पे बेसिस होता है। तो अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ, क्या लिखा है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास है लेकिन ये उल्टा है यानी इन्वर्टेड है। ये स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप्स फाइटोप्लैंक्टन का आपको देखने को मिले, जो सपोर्ट हो रहा है लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप जू प्लैंक्टन से। मतलब ऊपर हमारे पास जू प्लैंक्टन है एंड नीचे हमारे पास क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है। तो ये हमारे पास बायोमास की हमारे पास दिख रही है हमारे पिरामिड, ये इन्वर्टेड शेप की होती है। अगर पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये ऑलवेज अपराइट देखने को मिलता है, ठीक है। ऑब्जर्व, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं 1% जो रहते हैं एनर्जी सनलाइट की वजह से लेते हैं, गेम इंटू NPP। देखो 10% एनर्जी सब में ट्रांसफ़र हुआ, जैसा कि आप देख रहे हो, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर कैलकुलेशन करोगे एनर्जी कंटेंट का, बायोमास का और नंबर का, तो आपको दिखेगा जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हर एक टॉपिक लेवल पे आपको दिखेगा। नो जनरलाइजेशन वी मेक विल बी ट्रू इफ़ वी टेक ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल एट एनी टॉपिक लेवल इनटू द अकाउंट्स। ऑल्सो अ गिवन ऑर्गेनिज्म में अकर मोर देन वन टॉपिक, मतलब एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा टॉपिक लेवल में साइमल्टेनियसली रह सकता है। वन मस्ट रिमेंबर, टॉपिक लेवल जो रहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शनल लेवल को, इस नॉट अ स्पेसीज को, ठीक है। ये तुम हाईलाइट कर लो। अ गिवन स्पेसीज अकर मोर देन वन टॉपिक लेवल इन अ सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। जैसे एग्जांपल में स्पैरो ले लो, जैसा कि मैंने तुमको यही बताया था। हो सकता है ये स्पैरो जो है बेसिकली इंसेक्ट को खा रही है, लेकिन हो सकता है यही अदर इंसेक्ट को भी ये खा रही है, तो जो भी अदर हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उनको। तो स्पैरो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, वो सीड खा रही है, फ्रूट्स खा रही है, पी खा रही है, और वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बन सकती है अगर वो इंसेक्ट या फिर वर्म खा रही है। तुम समझ रहे हो, मतलब ये हर्बीवोरस भी हो सकती है, हर्बीवोरस भी हो सकती है, एंड सेकेंड साइड पे ये कार्निवोरस भी हो सकती है। मतलब हर्बीवोरस तब बनेगी जब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स रहेगी, जब ये जब कार्निवोरस बन जाएगी तो ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में इफेक्टिवली जितने भी पायरामिड्स आप देख रहे हो नंबर के एनर्जी पे, मोस्ट ऑफ द बायोमास के अपराइड देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि क्या होता है, प्रोड्यूसर्स मोर नंबर में होते हैं, इनका बायोमास हर्बीवोरस का ज़्यादा होता है, एंड हर्बीवोरस मोर नंबर में होते हैं बायोमास कार्निवोरस के। मतलब कुछ इस तरीके का इनका बनता है, ठीक है। अगर एनर्जी का देखते हो तो लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑलवेज मोर देन द हायर ट्रॉपिक लेवल, मतलब कि इनका इन्वर्टेड ऐसा देखने को मिलता है एनर्जी का आप देखते हो तब। दे आर एट एक्सेप्शन टू द जनरलाइजेशन, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इफ़ वी वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। अगर आप देख रहे हो कि एक पेड़ पे इंसेक्ट बहुत सारे फीड कर रहे हैं, तो उस पे क्या बनेगा पिरामिड। नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ द स्मॉल बर्ड डिपेंडिंग अपॉन द इंसेक्ट एज ऑल्सो द नंबर ऑफ लार्ज बर्ड ईटिंग द स्मॉलर।
ड्रॉ योर शेप यू वुड गेट। यहाँ पे बोला गया है मोस्टली, देखो यहीं पे लिखा हुआ है, जो मोस्टली इकोसिस्टम्स होते हैं उसमें पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ बायोमास मोस्टली तो क्या होते हैं, अपराइट होते हैं, जिसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ज़्यादा नंबर में होते हैं एंड बायोमास के बेसिस पे हर्बीवोरस ज़्यादा होते हैं, हर्बीवोरस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बायोमास ऑफ द कार्निवोरस। एनर्जी की बात करें तो सेम इसी तरीके से क्या होता है, हायर लेवल पे एनर्जी जो रहती है ऑलवेज मोर दैन द लोअर ट्रॉपिकल लेवल पे जो एनर्जी होती है ऑलवेज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हायर ट्रॉपिक लेवल्स पे। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे ट्री इकोसिस्टम एंड हमारे पास सी इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम एंड सी इकोसिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे जो बायोमास बनता है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो पिरामिड बनता है वो इन्वर्टेड शेप का होता है, इसमें बायोमास के बेसिस पे, ठीक है, एंड यहाँ पे किसके बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे। तो वही लिखा है कि क्या लिखा है बेसिकली, यहाँ पे बोला गया है एक बड़ा सा ट्री है, बिग ट्री है, जहाँ पे जो बहुत बेसिकली ट्री है और नंबर ऑफ इंसेक्ट जो रहते हैं इनको खा रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पे हम स्मॉल बर्ड को ऐड कर देते हैं और उसके बाद वहाँ पे लार्ज बर्ड को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, तो इसका जो हमारा पिरामिड बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। मैं यहाँ बनाऊँ तो इसका पिरामिड कुछ इस टाइप का बनेगा। सबसे पहले एक ही ट्री है, नंबर के बेसिस पे हमारे पास ट्री जो रहता है एक ही है, लेकिन बर्ड हमारे पास ज़्यादा है, तो फिर क्या हुआ, इंसेक्ट, नहीं, तो यहाँ पे एक ही बिग ट्री है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं वो सिर्फ एक है। क्या है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो रहता है सिर्फ एक है, प्रोड्यूसर सबसे नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स सिर्फ एक है, तो यहाँ पे हम सबसे नीचे इसको प्रोड्यूसर्स को बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, यानी बर्ड, इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट तो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्री, इंसेक्ट तो ज़्यादा है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ ट्री दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इंसेक्ट को खाने के लिए हमने स्मॉल बर्ड को रख दिया, तो स्मॉल बर्ड आती हैं एंड सबसे ज़्यादा फिर लार्ज बर्ड्स आती हैं। तो नंबर के बेसिस पे तुम देख रहे हो किस तरीके का, एंड यही इन्वर्टेड हमारा शेप का पिरामिड बन जाता है। सेकेंड साइड पे जो बायोमास के बेसिस पे बनता है एंड सी इकोसिस्टम में, तो ये भी कुछ इसी तरीके के होता है। सबसे पहले हमारा जो होता है वो होते हैं कुछ, क्या लिखा हो यहाँ पे, पिरामिड ऑफ बायोमास सी में लेते हैं, जनरली इन्वर्टेड होता है क्योंकि बायोमास जो फिश का होता है फॉर एक्सटीट फॉर एंड फाइटोप्लैंक्टन। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन को ले लिया, ठीक है, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले जू प्लैंक्टन जो थोड़े से ज़्यादा होते हैं बायोमास के बेसिस पे। फिर इससे बड़ी हमारी फिश होती है जो हमारी स्मॉल फिशेस हैं, स्मॉल फिशेस को खाने वाली हमारी लार्ज फिशेस हैं, तो लार्ज फिशेस का बायोमास काफ़ी ज़्यादा है, तो बायोमास के बेसिस पे भी क्या होता है, यहाँ पे इन्वर्टेड शेप का पिरामिड बनता है। तो ये हमारे पास दो एक्सेप्शन थे। पिरामिड ऑफ एनर्जी बेसिकली क्या लिखा है, हमेशा से अपराइट ही आती रहती है, लेकिन कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी का फ्लो ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, हायर से लोअर की तरफ हमेशा होता है, ठीक है। कुछ एनर्जी रहती है, लॉस होती रहती है हीट के फॉर्म में। हर एक बार पे एनर्जी पिरामिड इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट हर एक ट्रॉपिक लेवल पे इन अ गिवन टाइम और फॉर अ एनुअल एरिया। हाउएवर देयर आर सर्टेन लिमिटेशन इकोलॉजिकल पिरामिड के, जैसे कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल। मतलब बेसिकली क्या है, हम पिरामिड नहीं बना सकते उनके लिए बेसिकली जो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में क्या है, एक ही सेम ही स्पीसीज एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल बना रही है। ये काफ़ी बेसिकली इट assume a simple food chain sometime that almost never exist in nature. It does not accommodate a food wave, मतलब food wave में हम पिरामिड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। मोर रिवर जो सेप्रोफाइट्स होते हैं आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड, सेप्रोफाइट्स को कोई प्लेस नहीं दिया गया है पिरामिड पे, इवन थ्रो उनका रोल जो रहता है इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इकोलॉजिकल सक्सेसिव की बात करते हैं, लेकिन हमारा बेसिकली जो चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद हमारे 2026 के सिलेबस में है ही नहीं। तो ये हमारे पास हमारा चैप्टर
एंड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तुमने ये लिमिटेशन तो पढ़ लिया कि इकोलॉजिकल पिरामिड के 3 हमारे पास लिमिटेशंस होते हैं। पहला लिमिटेशन क्या लिखा हो यहाँ पे, इट क्या लिखा है, डज नॉट टेक इन्वॉल्व इन अ सेम स्पीसीज, क्या लिखा है, नहीं पिंक लेते हैं, इट डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट इन द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल। पहला बेसिकली ये ओमनीवोरस को कभी भी साथ नहीं देते। ओमनीवोर समझ रहे हो, जो प्लांट्स को भी खाते हैं एंड हमारे पास मांस मछली को भी खाते हैं। तो इनको कोई एक जगह ही नहीं दी गई है हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड में कहाँ जगह दी गई है। ठीक है, ये कभी कभी क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, कभी कभी क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर्स की तरफ भी एक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, इनको जगह नहीं दी गई, पहला ड्रॉबैक। दूसरा, इन्होंने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास सिंपल फूड चेन होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फूड चेन भी तो होता है। ऑलमोस्ट नेचर में जो रहता है बेसिकली फूड वेव भी तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन्होंने बोला कि सिंपल चेन के ही मतलब मान करके इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड बना दिया। तो ये दूसरा ड्रॉबैक है। तीसरा ड्रॉबैक ये है कि इन्होंने कभी भी सेप्रोफाइट्स को एक अलग से जगह प्रोवाइड ही नहीं की इकोलॉजिकल पिरामिड में। लेकिन देखो इवन जो रहते हैं इनका रोल हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा है। सेप्रोफाइट्स मतलब वही डिकम्पोजर्स, तुमको पता ही है डिकम्पोजर्स का रोल हमारे मतलब बेसिकली इकोसिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेप्रोफाइट्स का कहीं नामो निशान हमारे इकोसिस्टम में यहाँ दिया ही नहीं गया, इकोलॉजिकल पिरामिड में कहीं दिया ही नहीं गया। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो होता है बेसिकली मुझे लगता है 1.5 घंटे में समाप्त हो गया है। अभी 1 आवर 20 मिनट्स कुछ हो रहे हैं। ठीक है, तो इतने घंटे में हमने अपना चैप्टर ख़त्म कर लिया। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड यहाँ तक आई गए हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो फटाक से। देखो क्वेश्चन कुछ है तो और करके जाते हैं। देखो मैं इसका समरी नहीं पढ़ा रही, बेसिकली अगर पढ़ाना भी है तो देखो यहीं तक तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, जो भी चीज़ें तुम पढ़ लेना, एनपीपी सब पता ही है तुमको। प्लांट जो रहते हैं, देखो अब मैं एमसीक्यू कराती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन फूड चेन, ये बताओ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है फूड चेन में। तो प्रोड्यूसर्स की है, तुमने तो इकोलॉजिकल पिरामिड में भी ऐसा पढ़ लिया। ठीक है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में बेसिकली क्या आ सकता है, हमारा जू प्लैंकटन आ सकता है। अगर एक्वेटिक की बात करते हैं तो पहली हमारे पास फाइटो प्लैंकटन आता है, दूसरा हमारे पास जू प्लैंकटन आता है। तो यही तो हमारे पास सेकेंड कैसा है, ट्रॉपिक लेवल में आ रहा है। ये हमारे पास प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल है। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स में क्या आ रहे हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स में बेसिकली कार्निवोरस आते हैं। हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आते हैं। मतलब यहाँ पे देखो प्लांट है, प्लांट को खाने वाला हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस को खाने वाला कार्निवोरस है। ये हमारे पास कैसे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स के पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये फिर सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आते हैं। इनको हम कार्निवोरस या कंज्यूमर्स कहते हैं। परसेंटेज देख लो पार का, तो लगभग कितना 50% जो रहता है इंसिडेंट होता है, लेकिन 2 से 10% ही एनिमल्स इसका यूज़ करते हैं। तो ये देखो हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट कर देना। टेक केयर।